Hello friends, welcome back on Chemical Gyan YouTube channel. This is the third lecture of reaction intermediate, and in this lecture we are going to learn about free radical. We have done with one intermediate, that is कार्बोकटायन. हमने कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकटायन के स्ट्रक्चर, सब चीज को डिस्कस किया है. सेम तरीके से हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं. सो प्लीज बी फोकस्ड, बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपरली. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल इज नथिंग बट इट इज एन रिएक्शन इंटरमीडिएट. ये क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट है. क्लियर हुआ? अब फ्री रेडिकल क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. जैसे कार्बोकटायन एक इलेक्ट्रोफाइल था, फ्री रेडिकल भी क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है. क्लियर हुआ? सो फ्री रेडिकल भी एक इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास क्या होता है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन्स. जैसे कि कार्बोकटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स था, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते. अब समझते हैं हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में. अ मॉलिक्यूल और ग्रुप ऑफ एटम, एक ग्रुप ऑफ एटम है या तो एटम जिसके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन हो, उसको आप क्या बोलोगे? फ्री रेडिकल. क्लियर हुआ? अब देखो कैसे, पहले इसको पढ़ लो फिर मैं आपको बताता हूं. दे आर न्यूट्रल एंड हाईली रिएक्टिव स्पीसी. उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. देखो कार्बोकटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, कार्बोअनायन इज नेगेटिवली चार्ज, बट फ्री रेडिकल इज न्यूट्रल, इट इज हाईली रिएक्टिव, इट इज पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रोफाइल होता है एंड फॉर्म्ड बाय होमोलाइसिस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. होमोलाइसिस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग ने जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. अब इसको समझते ये बनता कैसे है. देखो फॉर एग्जांपल क्या लिया इधर हमने, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है ना, ये जो कार्बन और क्लोरीन है, ये दोनों के बीच का बॉन्ड इक्वली क्या होता है? ब्रेक होता है. देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर हुआ? जब इसको मैं इक्वली तोड़ूंगा तो एक इलेक्ट्रॉन CH3 को मिल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल रहा है. तो CH3 को एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को. क्लियर हो रहा है आपको? तो इसको आप लोग क्या बोलते हो? फ्री रेडिकल बोलते हो. क्या बोलोगे? फ्री रेडिकल. डेफिनेशन क्या था? फ्री रेडिकल इज अ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. देखो मैं CH3 की बात करता हूं. CH3 को मैं ऐसा लिखता हूं, CH3 ऐसा प्लस Cl रेडिकल. तो इसमें देखो ये पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड है और ये भी क्या है? पेयर्ड है. क्लियर हो रहा है? एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है? अनपेयर्ड. क्लियर हुआ? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल. क्या बोलोगे इसको? फ्री रेडिकल. अब दिस फ्री रेडिकल इज एन इलेक्ट्रोफाइल. अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों लोग? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन लवर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसको क्या, किसकी जरूरत है? इलेक्ट्रॉन की. सो इसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. कैसे? देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 4, 6 और एक 7. ऑक्टेट पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 8. लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चे लोग? 7. मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. दैट्स व्हाई इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. क्लियर हुआ? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, बट इसका ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट. जैसे कार्बोकटायन का था वैसे इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, मतलब ये भी एक क्या है बच्चों लोग? फ्री. ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है. कैसे बनता है? होमोलाइटिक क्लीवेज. ये बॉन्ड हुआ, ये जो बॉन्ड है वो इक्वली ब्रेक होगा. एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको. क्लियर हुआ ना? तो दिस इज व्हाट मिथाइल फ्री रेडिकल एंड दिस इज क्लोरीन फ्री रेडिकल. इज इट देयर एनी डाउट ये कैसे बनता है? अब बात करोगे इलेक्ट्रोफाइल भी समझ गए. हाउ इट इज पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक क्या है? देखो हम लोग ने कार्बोकटायन जब डिस्कस किया था वो डायामैग्नेटिक था क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 3 पेयर थे. इसके पास देखो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड. पेयर्ड मतलब क्या? जोड़ी में दो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को आप लोग 1 पेयर बोलते हो. लेकिन ये जो कैसा है ना बच्चे लोग? फ्रीली अवेलेबल है, अनपेयर्ड है. कैसा है? अनपेयर्ड, विदाउट पेयरिंग. तो ये कैसा है बच्चे लोग? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होता है वो कौन सा बिहेवियर होता है? पैरामैग्नेटिक. क्या होता है वो? पैरामैग्नेटिक. क्लियर हुआ? अब देखो ये होमोलाइसिस जब होगा तो होमोलाइसिस ज्यादातर किसके प्रेजेंस में होता है? लाइट के प्रेजेंस में.
तो फ्री रेडिकल देने वाले एजेंट है, जैसे कि परऑक्साइड, परऑक्साइड आपको क्या देता है, फ्री रेडिकल देता है। क्लियर हुआ। अगर कोई भी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है, HNu मतलब लाइट, तो तभी भी आपको फ्री रेडिकल बनने का चांसेस ज्यादा होता है। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसको ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर हो रहा है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर, 3 बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन और एक इधर अनपेयर्ड, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 7। अगर उसको 1 इलेक्ट्रॉन और किसी से मिल जाए तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, एंड इट विल बिकम स्टेबल। सो वो क्या करेगा, फटाक से किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेने का ट्राई करेगा। क्लियर हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज हाईली रिएक्टिव। व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक, बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड बाय होमोलाइसिस। होमोलाइसिस मतलब बॉन्ड का इक्वली ब्रेकिंग होना। क्लियर हुआ। न्यूट्रल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई न्यूट्रल एंड हाईली रिएक्टिव। इसके पास एक अनपेयर हो इलेक्ट्रॉन है या ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, फ्री रेडिकल। सो ये सारे पॉइंट हमने क्या किए, कवर किए। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। अभी हम लोग क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल। तो देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहली बात, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ज्योमेट्री क्या होगा इसका, फिर प्लेनार होगा, ट्राइगोनल प्लेनार। बॉन्ड एंगल कितना होगा बच्चे लोग, 120। देखो इसका कुछ शेप ऐसा होता है, इसका sp2 है तो 3 क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनार ज्योमेट्री। और एक क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल विच इज परपेंडिकुलर। देखो ये जो तीनों ऑर्बिटल है sp2, ये लोग एक प्लेन के अंदर है, एक प्लेन के अंदर है। कागज के जैसे पेपर होता है ना, पेपर एक प्लेनार, वैसा ये भी एक प्लेनार है। तो ये प्लेनार है, समझो एक पेपर के जैसा प्लेनार है, उसके ऊपर बीच में ये p ऑर्बिटल है, ये क्या है, p ऑर्बिटल। क्लियर हो गया। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ये p ऑर्बिटल है। ये मार्कर जो दिख रहा है वो देखो ये p ऑर्बिटल है, और ये जो मेरा हाथ है वो क्या है, प्लेनार है, ट्राइगोनल प्लेनार। क्लियर हुआ। दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ फ्री रेडिकल। अब देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसने किसके साथ, H के साथ बॉन्डिंग किया ना, तो हाइड्रोजन का ये H होगा। देखो s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल। ये भी हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। ये भी हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल है, s। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है ना, s ऑर्बिटल। इसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है सब में, और एक एक इलेक्ट्रॉन किसका है बच्चे लोग, कार्बन का। क्लियर हो रहा है। इस p ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। अगर उसको मैं एक और इलेक्ट्रॉन दे दूं तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट, और वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हुआ। सो देखो इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 120। कितना है, 120। ज्योमेट्री क्या होगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनार। क्लियर हुआ। ज्योमेट्री क्या होगा इसका, ट्राइगोनल प्लेनार। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। इज इट देयर एनी डाउट, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ज्योमेट्री क्या होगा, प्लेनार, एंड बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनी फ्री रेडिकल। इधर मैंने किसकी बात किया है, मिथाइल फ्री रेडिकल की बात किया है। क्लियर हो रहा है आपको कैसे फ्री रेडिकल बनता है। तो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो वो कैसा बिहेव करता है, डायामैग्नेटिक। बट एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है तो वो कैसा बिहेव कर रहा है, पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज व्हाट अबाउट फ्री रेडिकल। आपके फ्री रेडिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्री रेडिकल होता क्या और उसका स्ट्रक्चर, इतना आपको पता होना चाहिए। क्लियर हुआ। तो इसको प्रॉपरली नोट करो। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, और वो टॉपिक जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसको प्रॉपरली नोट करो। सो बच्चे लोग प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया फ्री रेडिकल क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ द फ्री रेडिकल। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनार, एंड उसका बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में वो आपको इधर से बनेंगे। हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब हम लोगों ने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया था, जिस तरीके से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सेम तरीके से फ्री रेडिकल में भी होगा। मतलब कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल वाले क्वेश्चन दोनों सेम तरीके से सॉल्व हो गए, देयर इज नो डिफरेंस।
क्लियर हुआ आपको? जैसे कि कार्बोकैटायन को पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट स्टेबलाइज्ड कर रहा था, वैसे फ्री रेडिकल को भी पॉजिटिव मेसोमेरिक क्या करेगा? स्टेबलाइज्ड कर रहा था। कार्बो आनायन को माइनस इंडक्टिव डिस्टेबलाइज कर रहा था, वैसे ही फ्री रेडिकल को भी क्या करेगा? डिस्टेबलाइज्ड करेगा। क्लियर हुआ? मतलब कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल ये दोनों के क्वेश्चन आपको सेम तरीके से सॉल्व करने हैं। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट फैक्टर इज स्टेबल, देखो फैक्टर स्टेबलाइज दी फ्री रेडिकल। पहला इज रेजोनेंस, सेकंड होगा अपना हाइपर कॉन्जुगेशन एंड थर्ड इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इन तीनों में लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन करेगा? रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। एंड दीज आर द फैक्टर विच डिस्टेबलाइज द फ्री रेडिकल। जैसे कि -m, जितना ज्यादा -m बढ़ेगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कम होगी, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। -I बढ़ेगा फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। क्लियर हो रहा है? तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो फ्री रेडिकल आपको पता है इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन का भूखा, इलेक्ट्रॉन कमी है उसके पास, तो उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर हो रहा है आपको? फ्री रेडिकल इज एन इलेक्ट्रोफाइल। जैसे कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल था, वैसे फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको देखो आप लोग, बेंजाइल फ्री रेडिकल, इसमें कुछ इफेक्ट है? नहीं है। ये स्टेबलाइज हो रहा है किससे? रेजोनेंस से। ये क्या एरोमेटिक सिस्टम, तो एरोमेटिक सिस्टम उसको स्टेबलाइज करेगा। इधर देखो ये जो है OH इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। OH क्या होता है बच्चे लोग? EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, मतलब ये सिस्टम में इलेक्ट्रॉन देगा। देखो इधर ये फ्री रेडिकल है बच्चे लोग, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अगर ये आपको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। पैसे की कमी है, कोई आपको पैसा दे रहा है तो आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। वैसे इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर इसको कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला है। इसकी बात करते हैं हम लोग। देखो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये नाइट्रो ग्रुप क्या होता है बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा इफेक्ट दिखाता है? माइनस मेसोमेरिक इफेक्ट, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये क्या कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। आप बात समझ रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा मतलब पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी और खींचेगा, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की और भी कमी हो जाएगी, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आपके पास पैसों की कमी थी और कमी हो गई तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। वैसे इधर भी होगा। मतलब अगर ऑर्डर वाइज देखें तो ये इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको क्या मान लो? C। सो B इज मोर स्टेबल देन A इज मोर स्टेबल देन C। देखो इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग ने कार्बोकैटायन में भी सॉल्व किया था। कार्बोकैटायन में भी पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट स्टेबलाइज कर रहा था, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेबलाइज कर रहा था। क्लियर हुआ? तो ऐसे तरीके क्वेश्चन क्या आते हैं? फ्री रेडिकल के ऊपर बनते हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए। इज इट देयर एनी डाउट? चलो अब स्टार्ट करते, दूसरा एग्जांपल लेते। देखो ये वाला, देखो अब ये A है, दिस इज B एंड दिस इज C। स्टेबिलिटी ऑर्डर फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो बच्चे लोग, इसमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। इसको मैं ऐसा बना देता हूं, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस से फ्री रेडिकल क्या होगा बच्चे लोग? स्टेबलाइज्ड होगा, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। याद है हम लोगों ने रेजोनेंस के लेक्चर में सीखा था, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। एक फ्री रेडिकल इधर आएगा, एक इधर आएगा, और ये दोनों जो फ्री रेडिकल है इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा।
फिर वैसे इधर भी एक बार होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, बॉन्ड इधर बनेगा, इधर फ्री रेडिकल आएगा। क्लियर हो रहा है आपको? फिर इधर होगा तो इधर बॉन्ड बनेगा, इधर फ्री रेडिकल, फिर वापस ऐसा होता रहता है। मतलब ये जो फ्री रेडिकल था वो स्टेबलाइज्ड हो रहा है किससे? रेजोनेंस से। किससे? रेजोनेंस। समझ रहे हैं आपको? ये वाले फ्री रेडिकल की बात करते हैं, इसको स्टेबिलिटी मिल रही है हाइपर कॉन्जुगेशन से। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन ये सिस्टम है, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा है, अल्फा हाइड्रोजन निकालना पड़ता है। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 है इधर 3 है, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 6। क्लियर हो रहा है? मतलब इसका कितना नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? 6 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इधर देखो इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा हो रहा है, इधर से भी इधर से भी। इधर देखो ये प्लस आई हो रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या है बच्चे लोग? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप सर इलेक्ट्रॉन डोनर, वो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। साथ साथ अगर ये सिस्टम है तो सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन, और ये तीनों हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। 3 अल्फा हाइड्रोजन मतलब इसके 3 नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जितना ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। बट अगर ये तीनों में कंपैरिजन करोगे तो विच इज मोर स्टेबल? आंसर इज ए इज मोर स्टेबल देन बी इज मोर स्टेबल देन सी। व्हाई? इसमें देखो रेजोनेंस हो रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। इधर मैंने बताया रेजोनेंस ज्यादा स्टेबलाइज करता है एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। मतलब ऐसा फ्री रेडिकल जिसमें रेजोनेंस हो रहा है और दूसरा फ्री रेडिकल जिसमें हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो जिसमें रेजोनेंस होगा वो फ्री रेडिकल विल बी दी मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ? इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन, इसमें भी, लेकिन इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है और इसमें क्या है? कम है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, मतलब ज्यादा नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। दैट्स व्हाई ए इज मोर स्टेबल देन बी इज मोर स्टेबल देन सी। सो दिस इज व्हाट अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। इसको प्रॉपर्ली नोट करो और फोकस करो। अब हम लोग क्या करेंगे? इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो इसको कॉपी कर लो। तो बच्चे लोग प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में, और हमने एमसीक्यू सॉल्व किए थे 2 एग्जांपल। अभी हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, वो स्टेबिलिटी के बेसिस पे जो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे, उस पॉइंट के बेसिस पे हम लोग स्टेबिलिटी डिटरमाइन करेंगे। क्लियर हुआ आपको? सो ए और बी, ये ए है एंड दिस इज बी, ये दोनों में विच इज मोर स्टेबल, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। क्लियर हुआ? तो देखो दिस इज अलाइल फ्री रेडिकल एंड दिस इज बेंजाइल फ्री रेडिकल। दिस इज अलाइल फ्री रेडिकल एंड दिस इज बेंजाइल फ्री रेडिकल। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? ये अलाइल है और ये बेंजाइल है। अब देखो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल रेजोनेंस होगा, क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन है। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल रेजोनेंस होगा, क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन है। मतलब दोनों में ही रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है, इधर भी रेजोनेंस हो रहा है। बट अगर इसका आप रेजोनेंस करोगे तो एक बार फ्री रेडिकल इधर है, दूसरे बार फ्री रेडिकल इधर हो जाएगा। लेकिन इसका देखो एक बार फ्री रेडिकल इधर है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 4। देखो एक बार इधर आ जाएगा, एक बार इधर, एक बार इधर, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे। तो किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है? इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि इसका 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर हो रहा है आपको? तो इसका 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, मतलब B इज मोर स्टेबल देन A। ऑलवेज रिमेंबर बेंजाइल जो होता है वो अलाइल वाले से स्टेबल होता है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। इसमें देखो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे। दिस इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब ये क्या हो गया? सिस्टम हो गया ना, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, मतलब ये सिस्टम। सिस्टम से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन देखो इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 1 2, और कितना बनाया होगा? 2। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। ये इमेजिन करने आपको आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हो। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और इससे जुड़े हुए 2 कार्बन। क्लियर हो गया? तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 4। इधर देखते हैं कितना अल्फा हाइड्रोजन। ये सिस्टम हो गया, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये इसने 2 बनाया, मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ होगा, 2 हाइड्रोजन के साथ होगा, और इधर 3 हाइड्रोजन के साथ होगा, क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाया तो बाकी का 3 किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ।
सो 2 4 और 3 7, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं इधर बच्चे लोग? 7 है। अब देखो इधर देखो आपको पाई सिग्मा फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन, मतलब इधर रेजोनेंस है। क्या है? रेजोनेंस। रेजोनेंस है। उसके साथ साथ देखो इसने ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये और ये, इधर 2 हाइड्रोजन हो गए, इधर 3 हाइड्रोजन होगा। अभी 2 3 कैसे होता है बच्चे लोग? आपको आना चाहिए, हमने ये कितने बार डिस्कस किया है कि इधर 2 हाइड्रोजन कैसे है। अब देखो ये एक, इसने कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 और 3, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा, यानी 3 2 5 और 1 6, अल्फा हाइड्रोजन इज 6। इसके पास देखो इस सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और इसके पास 1 हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन 1। सो विच इज मोर स्टेबल? देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 7 है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6 है, तो आप बोलोगे सर ये स्टेबल है। नहीं, इधर क्या है? रेजोनेंस। मैंने बोला था हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा डोमिनेंट कौन करता है? रेजोनेंस। तो जिसमें रेजोनेंस होगा वो वाला फ्री रेडिकल विल बी दी मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है बच्चों लोग? सी है। सी के बाद कौन है? बी, बिकॉज इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 4 है इसलिए ए, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा? डी। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे लोग, इसको अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे सॉल्व करोगे। सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन, और एक चीज और याद रख लो, 3 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो 2 डिग्री से स्टेबल होता है, और 2 डिग्री फ्री रेडिकल जो होता है वो 1 डिग्री वाले फ्री रेडिकल से क्या होता है? स्टेबल होता है। क्लियर हो गया? बट अब डिग्री से अच्छा मालूम है क्या चेक कर लिया करो? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हो गया? डिग्री से अच्छा क्या चेक कर लिया करो? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इधर कितना है? 9। इधर कितना है? 3 और 3 कितना हो गया? अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गया। इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। साथ इधर देखो क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये क्या शो करेगा? -I इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है? स्टेबिलिटी को कम कर देता है। क्या? क्योंकि देखो ना इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है। फ्री रेडिकल्स मींस क्या? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मींस इलेक्ट्रॉन की कमी। क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, खींच के और कम कर दिया, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी और कम हो गई। क्लियर हो गया? सो सबसे अनस्टेबल कौन है? ये। सबसे कम स्टेबल कौन है? ये। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। ए इज मोर स्टेबल देन बी इज मोर स्टेबल देन सी। अब ये सॉल्व करते हैं। देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये सिस्टम है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है। ये तीनों ही देखो कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये वाला जो कार्बन है वो 3-3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन भी 3-3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी 3-3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मतलब सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और ये भी क्या है? अल्फा कार्बन। बट देखोगे तो अल्फा कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 0। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज 0। क्लियर हो रहा है आपको ये बात? अब इधर देखते हैं, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन इज अल्फा कार्बन। क्लियर हो रहा है? अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन। देखो ये क्या है? कार्बन है ना, ये भी क्या है? कार्बन। जो नहीं दिख रहा देखो, तो इस कार्बन देखो, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन। इसने कितना बॉन्ड बनाया है? 1 2 3। तो चौथा किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। इधर भी फोर्थ किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। इधर भी चौथा बॉन्ड किसके साथ होगा? हाइड्रोजन के साथ। मतलब अल्फा हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 3 है, और इधर अल्फा हाइड्रोजन देखो, सिस्टम से जुड़ा हुआ कार्बन ये है। क्लियर हो रहा है? और इन सबके पास कितने 3-3 हाइड्रोजन है ना, तो मतलब इधर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 9 है। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो सी वाला इज मोर स्टेबल देन बी वाला इज मोर स्टेबल देन ए। दिस इज व्हाट? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। सो ये स्टेबिलिटी के फैक्टर्स के ऊपर से हमको क्वेश्चंस आते हैं, और इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में भी आएंगे, तो आपको सॉल्व करने को आना चाहिए। तो जितना भी मैंने बताया उसको प्रॉपरली नोट करो प्लीज।
सो बच्चे लोग प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या सॉल्व किया, कुछ एग्जांपल फ्री रेडिकल से रिलेटेड, क्लियर हुआ। अभी हम कुछ और एग्जांपल सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस चीज को आप नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल है ये, C6H5 3 बार है। ट्राइफिनाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन बाइफिनाइल फ्री रेडिकल is more stable than tertiary free radical. This is what? Tertiary free radical is more stable than benzyl free radical. Benzyl क्या होता है? C6H5 CH2 free radical is more stable than allyl free radical. CH2 double bond CH bond CH2. Allyl free radical is more stable than secondary free radical. This is what? Secondary free radical. Secondary free radical is more stable than primary free radical is more stable than 0 degree. That means methyl free radical is more stable than phenyl free radical is more stable than unsaturated free radical. इसमें डबल बॉन्ड वाला is more stable than ट्रिपल बॉन्ड वाला. Why ट्रिपल बॉन्ड वाला is less stable, least stable? क्यों? Because ट्रिपल बॉन्ड कौन सा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp के वजह से, देखो sp के वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर फ्री रेडिकल होना मतलब वो अनस्टेबल होता है, क्लियर हुआ। जो कंसेप्ट कार्बोकटायन में था वही कंसेप्ट इधर है। अगर आपने कार्बोकटायन वीडियो नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, केमिकल ज्ञान कार्बोकटायन, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी से लेके कार्बोकटायन के रीअरेंजमेंट तक, क्लियर हुआ। चलो अब ये आपको फ्री रेडिकल का याद कर लेना है, जिसे इसमें भी देखो हमने कार्बोकटायन में भी देखा था, सेम ऑर्डर था, ट्राइफिनाइल, बाइफिनाइल, टर्शरी, बेंजाइल, अलाइल, सेकेंडरी, प्राइमरी, 0 डिग्री, क्लियर हो रहा है। फिर डबल फिनाइल, डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड। तो इसके बेसिस पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लो, क्लियर हुआ। सो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, देखो समझ में आ रहा है आपको ये क्वेश्चन, कैसे सॉल्व कर लोगे इसको, क्लियर हो रहा है। अब कैसे सॉल्व करोगे, देखो बाइफिनाइल है, इसमें भी बाइफिनाइल है, क्लियर हो रहा है। आपको ये बात समझ में आ रहा है। इधर देखो थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, ये मिथाइल हो गया ना, हाँ देखो इधर भी मैं बाइफिनाइल सिस्टम ही लगाता हूँ। अब देखो ध्यान से, इधर देखो बाइफिनाइल है, इधर भी बाइफिनाइल है, इधर भी बाइफिनाइल है, क्लियर हो रहा है आपको ये बात। अब ये तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, देखो बाइफिनाइल सिस्टम मोर स्टेबल होता है, तीनों में बाइफिनाइल है। बट अगर इधर देखो कोई इफेक्ट नहीं है, बिकॉज कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, देखो सब में एक एक मिथाइल है, मतलब ये तीनों का असर सेम होने वाला है, तीनों में सब में 2-2 फिनाइल ग्रुप है। बट अलग क्या है, ये और ये, दिस इज व्हाट बच्चे लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो माइनस एम इफेक्ट हमने बार बार पढ़ा है। दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब प्लस एम इफेक्ट। देखो सिस्टम से जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर होता है तो वो प्लस एम दिखाता है, क्लियर हो गया आपको। तो ये पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, एज यू नो पॉजिटिव मेसोमेरिक, देखो फ्री रेडिकल मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की कमी। पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को और भी देगा। इलेक्ट्रॉन की कमी थी लेकिन इलेक्ट्रॉन देके इसकी कमी को पूरा कर रहा है, मतलब स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। जबकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है लेकिन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, खींचने के वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की और भी कमी और भी स्टेबिलिटी कम, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं। सो दिस इज ए, ये बी है और ये सी है। मैंने पहले भी आपको बताया प्लस एम क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, माइनस एम क्या करेगा, स्टेबिलिटी को कम करेगा। तो सी इज मोर स्टेबल देन ए इज मोर स्टेबल देन बी, क्लियर हुआ। कैसे क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व करना है तो आपको ये याद कर लेना है, क्लियर हो जाएगा। याद करने का भी कितना सिंपल है, पहले ट्राइफिनाइल
फिर बायफिनाइल, फिर टर्शरी, फिर बेंजाइल, अलाइड, सेकेंडरी, प्राइमरी, 0 डिग्री, फिनाइल, डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड। इज इट देयर एनी डाउट? इसको याद कर लो प्रॉपरली, इसको नोट करो, मैं रफ करने वाला हूं। नोट किया? चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहा करो घर पे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका कंसेप्ट प्रॉपर क्लियर होने वाला नहीं है। सो जिस तरीके के क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं उसी तरीके की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप घर पे जरूर करो। चलो चलो ये दोनों में स्टेबल कौन है मुझे बताओ। ये दोनों में स्टेबल कौन है? दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये दोनों में स्टेबल कौन है? देखोगे तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, क्लियर हो रहा है। और ये देखोगे आप तो इधर डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है, फ्री रेडिकल है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। मतलब क्या है? इधर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस वाला इज मोर स्टेबल, सो बी इज मोर स्टेबल देन ए। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये नीचे वाला मैं रफ कर दे रहा हूं, नीचे वाला आप नोट कर लो, इसको मैं रफ करने जा रहा हूं। किया इसको नोट? नीचे वाले को नोट कर लो, 1 2 3। चलो अब देखो इस पे फोकस करो, ये वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। क्लियर हो रहा है? चलो ए बी सी इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता करना है, विच इज मोर स्टेबल एंड विच इज लीस्ट स्टेबल। क्लियर हुआ? सो देखो सबसे पहली बात बच्चे लोग, दिस इज व्हाट नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप क्या दिखाता है? -m एंड -i। इट विल शो -m एंड -i। क्लोरीन है, क्लोरीन मीन्स व्हाट? हेलोजन। हेलोजन क्या शो करता है बच्चे लोग? पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। याद आ रहा है? लेकिन इसका जो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इज इट देयर एनी डाउट? अगर आपको मेसोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ भी डाउट है तो आप YouTube पे सर्च करो केमिकल ज्ञान मेसोमेरिक इफेक्ट, केमिकल ज्ञान GOC सर्च कर लो, आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। क्लियर हुआ? सो देखो अब इसमें भी देखो ये हेलोजन है। हेलोजन क्या करता है बच्चे लोग? +m दिखाता है लेकिन -i। मैंने आपको बताया है कि हेलोजन के केस में आपको पता है मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, बट इन केस ऑफ हेलोजन इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट। याद रखना हेलोजन के केस में ये वाला डोमिनेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट मेसोमेरिक के ऊपर। तो इसका +m किसी काम का नहीं है। इधर काम कौन कर रहा है? -i। काम कौन कर रहा है? -i। क्लियर हो गया? इधर कौन काम कर रहा है? -m। तो इन तीनों में तो देखो ये भी नेगेटिव इफेक्ट है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। नेगेटिव इफेक्ट क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ। तो तीनों में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कौन खींचेगा? -m वाला कि -i वाले? डेफिनेटली -m, क्योंकि आपको मैंने बताया हूं मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट हेलोजन। हेलोजन में इंडक्टिव ये डोमिनेट करता है, जबकि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कौन डोमिनेट करता है? मेसोमेरिक। मतलब इधर जो -m है वो बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा क्या हो रही है? कमी हो रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा कमी, मतलब ये सबसे अनस्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। अब इन दोनों में बात करते हैं, इधर भी -i, इधर भी -i। एज आई टोल्ड यू इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। क्लियर हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट।
तो ये भी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये भी नेगेटिव, बट ज्यादा कौन, इसकी दूरी कम है ना इससे, मतलब इसका माइनस आई क्या है, ज्यादा है, और इसका माइनस आई क्या है, कम, बिकॉज इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इसका डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस बढ़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होते जाएगा, कम होते जाएगा। मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है, ज्यादा खींच रहा है, मतलब देखो इसके कंपैरिजन में कम खींच रहे हैं, बट ये दोनों का भी कंपैरिजन करें ना, अभी आपको पता चल गया B एंड C आर मोर स्टेबल देन ए लीस्ट स्टेबल है बिकॉज में माइनस एम है, बट बी और सी में स्टेबल कौन है, देखो इधर इंडक्टिव इफेक्ट, इधर भी इंडक्टिव इफेक्ट, लेकिन इसमें ये पास में है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना कम दूरी उतना इसका असर होगा, मतलब इसका माइनस आई ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी, मतलब स्टेबिलिटी भी क्या होगा, कम हो जाएगा बहुत, एज कंपेयर टू दिस। मतलब ये दोनों में स्टेबल कौन है बच्चे लोग, ये, तो आपका ओवरऑल आंसर जो आएगा B इज मोर स्टेबल देन C इज मोर स्टेबल देन A। क्लियर हुआ ना बच्चे लोग, इसको प्रॉपरली नोट करो, समझो इसको। और अगर आपने जीओसी का लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखो, उधर मैंने आपको पूरा बेसिक समझाया है। क्लियर हुआ तो उसको भी एक बार जाके देख लेना। चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करें, इसको कॉपी कर लिए, चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लास्ट एग्जांपल है ये, देखो दोनों में ही नाइट्रो ग्रुप है, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या माइनस एम शो करता है और माइनस आई, ये भी क्या शो करेगा, माइनस एम और माइनस आई, बिकॉज ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस एम एंड माइनस आई। बट इधर जो नाइट्रो ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे, मेटा। देखो ये ग्रुप है, इस ग्रुप के बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हो, फ्री रेडिकल मतलब सिस्टम है ना, सिस्टम के बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो, इसके बगल वाले को मेटा और इसके सामने वाले को पैरा बोलते हैं। ये भी क्या हो गया, ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना, ऑर्थो मेटा पैरा। अभी जो ये NO2 है वो मेटा पोजीशन पे, मैंने आपको मेसोमेरिक लेक्चर में बताया था कि मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। एट मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट वर्क। एट मेटा मेसोमेरिक इफेक्ट, मैं एम इफेक्ट लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना, एम इफेक्ट डज नॉट वर्क। क्लियर हो गया, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता। क्यों नहीं करता वो हमने मेसोमेरिक में सीखा है। क्लियर हुआ, तो इतना याद रख लो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो याद रख लो, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, भले वो प्लस एम हो या माइनस एम हो। क्लियर हो गया, तो इधर इसका माइनस एम काम नहीं कर रहा है, इसका क्या काम कर रहा है, माइनस आई। इधर जबकि क्या काम कर रहा है, माइनस एम भी काम कर रहा है, तो माइनस एम ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है एज कंपेयर टू माइनस आई। माइनस एम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू माइनस आई, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है, पहले से ही कमी और भी कम कर दे रहा है। क्लियर हो गया, पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है और भी कम कर दे रहा है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम और इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये ए है एंड दिस इज व्हाट बच्चे लोग, बी इज मोर स्टेबल देन ए। क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसको प्रॉपरली क्या करो, आप नोट करो। सो बच्चे लोग आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, फ्री रेडिकल, व्हाट इज फ्री रेडिकल, स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, एंड स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्या किए हमने, एमसीक्यू सॉल्व किए। इसी तरीके की एमसीक्यू आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप खुद करोगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होते जाएगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट कार्बन आयन। सो अपकमिंग वीडियोस के लिए आप लोग बेल को प्रेस कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।